नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग यानी बिजली विभाग और विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा लगातार खबरों में हैं। मंत्री ए.के. शर्मा कभी अपने विभाग के अधिकारियों और कभी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं और इससे पहले दरअसल हुआ ये कि कई मौक़ों पर आपने वो खबरें पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश में बिजली की खस्ता हालत से परेशान लोगों ने सड़क चौराहों पर ही मंत्री जी की कई जगह पर घेराबंदी कर ली और इसके अलावा यूपी में कई जगह बिजली के निजीकरण को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा को अपने विभाग के अधिकारियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस पूरे दबाव में मंत्री जी का जो जवाब सामने आ रहा है विरोध की शक्ल में, वो अपने विभाग के कर्मचारियों से लेकर विपक्षी पार्टियों से लेकर सरकार के आला अफसरों तक पर उनका निशाना है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला है क्या? आखिर योगी सरकार के एक मंत्री को लेकर इतनी ज़्यादा हलचल क्यों मची हुई है? और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक उठापटक है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, चूंकि मैंने ए.के. शर्मा से बात शुरू की है, पिछले दिनों से लगातार खबरों में बने हुए हैं वो, उनका विभाग और उनके विभाग का ट्विटर हैंडल। क्या मामला है? उतना ही है जितना दिख रहा है या कुछ और भी है? असल में नीरज जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, चूंकि ये मामला ए.के. शर्मा का है इसलिए ये सवाल ज्यादा मौजूद हो जाता है। क्योंकि याद रखना चाहिए कि ए.के. शर्मा वो व्यक्ति थे जो नौकरशाही में नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी थे और उनको इस्तीफा देके वो अपनी सेवा से उत्तर प्रदेश जब भेजा गया था तब ये बात हो रही थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे और उसके बाद उनको एमएलसी बनने में भी बड़ा वक्त लग गया। तो एक जो ये था कि दिल्ली से आए हैं, नरेंद्र मोदी खेमे के व्यक्ति हैं, वो मामला जो है वो बहुत ठंडा पड़ गया और एक टाइम पे मतलब वो काफी उनके समर्थक या उनकी जो लॉबी थी वो थोड़ी सी हताश भी हो गई थी। लेकिन बहरहाल वो एमएलसी बने और उसके बाद फिर वो जब ऊर्जा मंत्री बने तो फिर एक बार ये बात आई कि आखिर ये पावर में आ गए। एक तो ए.के. शर्मा की पर्सनालिटी, उनका इंडिविजुअलिज्म वो ऐसा है जिसको लेकर के चर्चा तो हो जाएगी और वो चर्चा जब होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, वो दिल्ली तक जाएगी। दूसरा, विभाग ऐसा है जो सीधे आम आदमी के ऊपर असर डालता है और आम आदमी के ऊपर असर डालता है। और इस वक्त ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। दावे चाहे जो कर ले सरकार, एक तो पहली बात ये कि आप म्यूट हो गए सर। सबसे महंगी मिलती है उत्तर प्रदेश में अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में। दूसरा, उतने के बाद भी बिजली की व्यवस्था खुद राजधानी में ऐसी हो गई है कि उसका उदाहरण सिर्फ ये है कि ए.के. शर्मा जी ही एक जगह गए हुए थे कार्यक्रम में, वहीं बिजली चली गई तो वो भी हो गया। तो आम आदमी का जो गुस्सा, राजनीतिक गुस्सा होता है ना, वो बिजली एक ऐसा विभाग है जिससे बड़ा कनेक्ट होता है। अब इसके भीतर तीसरा एंगल वो है उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल जो दो डिस्कॉम हैं, उस डिस्कॉम के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत करने की बिडिंग शुरू हो गई। अब एक तरफ दबाव है जनता का सीधे और दूसरी तरफ ए.के. शर्मा की विभाग में नहीं चल रही है, ये खुद उनके बयान ही बता दे रहे हैं। अब ऐसे में ए.के. शर्मा पहली बार अपने इस कार्यकाल में पहली बार वो वोकल नजर आए हैं और इस घटना की शुरुआत यहीं से नहीं है। इस घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले जब वो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने गए थे अपने परिवार के साथ, तो वहां पर वहां के पुजारियों और वहां के पुजारियों के परिवार की महिलाओं का बड़ा विरोध हुआ था। यहां तक नौबत आ गई थी कि पर्दा खींच दिया था, बांके बिहारी का दर्शन नहीं करने दे रहे थे इनको। बड़े हाय हाय के नारे लगे थे मंदिर परिसर के भीतर ही, गर्भगृह के पास। तो वो गुस्सा था। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसमें कोई भी विभागीय मंत्री अपने विभाग को लेकर स्वतंत्र तो नहीं है। खुद शर्मा जी ने कह दिया कि जेई का ट्रांसफर नहीं कर पाने वाला मंत्री
कैसे इतना बड़ा निर्णय लेगा, तो यानी कि वो खुद मान रहे हैं। अब जब इतनी सारे घटनाक्रम हैं जो सबके सामने हैं, तो प्रश्न बड़ा लाजमी हो जाता है कि क्या शर्मा जी अचानक दुखी होके बोलना शुरू किए हैं, या फिर वही कहानी कि दिल्ली और लखनऊ के संघर्ष के भीतर कोई पुश है जिसने इस बार ए.के. शर्मा को मोर्चे पर लगा दिया है। तो ये कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो इतने ही कंसर्न और इतने सख्त प्रशासक होते तो आज तक उन्होंने विभाग को लेके और इतना वोकल और बैक टू बैक ट्वीट करना, सोशल मीडिया के जरिए एड्रेस करना चीज़ों को, विभाग के भीतर जो बैठक हुई थी उसमें जिस तरह से उन्होंने लताड़ लगाई थी, फिर अपने ही विभाग के एक एक्सियन का ऑडियो वायरल कर दिया, तो ऐसा लग रहा कि जैसे वो विभाग से तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसके वजह से लड़ाई जो है सरकार के इकबाल पर चली गई है। नहीं, बिल्कुल यही असली सवाल है कि मामला भले ही एक विभाग का हो, लेकिन सरकार का इकबाल इससे निशाने पर आ रहा है। मंत्री जी ने एक ये आरोप भी लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। क्या वो अपने विभाग के अधिकारियों की ही बात कर रहे हैं? वो उनका इशारा विभाग के यूनियन के नेताओं के ऊपर है, और बिजली विभाग का यूनियन बड़ा मजबूत यूनियन रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये भी सच है कि हालिया दिनों में कोई बहुत मजबूती दिखा नहीं पाया। आप याद करिए कि जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई और जब बिडिंग की बात हुई तो बिजली विभाग के यूनियन ने कहा कि हम हड़ताल पे जाएंगे, और उसके बाद जब उनको सख्त हिदायत दी गई चेयरमैन आशीष गोयल की तरफ से, तो वो हड़ताल भी पोस्टपोन हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो यूनियन जो है इतनी ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा ना कि निशाना कहीं लग रहा है, दिख रहा है, मगर लग कहीं रहा है। सवाल यह है कि अगर यूनियन के नेताओं ने, जैसा कि शर्मा जी का कहना है कि सुपारी ली है, तो भाई सुपारी ली है तो सुपारी दी भी तो किसी ने होगी, और वो सुपारी कौन देगा? क्या विभाग का मुखिया देगा, अधिकारी? वो इसलिए नहीं क्योंकि जो चेयरमैन है यूपी पीसीएल के आशीष गोयल, वो माना जाता है कि मुख्यमंत्री के भी करीबी हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के भी करीबी हैं। तो कोई, और जब शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि जेई का ट्रांसफर नहीं करते हैं और तो ये निर्णय कैसे लेंगे, तो वो अपनी बेचारगी भी बता रहे हैं। भाई मुख्य सचिव की टास्क फोर्स अगर प्राइवेटाइजेशन का निर्णय ले रही है तो इसका क्या मतलब है? विभागीय मंत्री क्या उसमें सुपरसीड किया जा रहा है चीफ सेक्रेटरी से? क्या डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन का सवाल अगर है तो क्या मंत्री को बिल्कुल ही हटा के और मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे हैंडल कर रहा है? दर्द यहां भी है, और यही असली बात है जिसको वो पब्लिक के भीतर ला करके जब बात कर रहे हैं तो वो सीधे जो है सरकार के ऊपर एक अटैक कर दे रहे हैं। और वो बात आपने कही कि सरकार के इकबाल पर बात आ रही है। अभी हाल में हमने देखा कि कानपुर में बीजेपी की एक मंत्री और उनके पूर्व सांसद पति जो हैं वो धरने पर बैठ गए कि पुलिस हमारी बात नहीं कर रही है, पंडितों के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। यहाँ भी, और हमने पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं जब बीजेपी के विधायक अधिकारियों से, पुलिस से शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी तो सुनी नहीं जाती है। नहीं, इतना ही नहीं, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में अभी तबादलों का सीजन खत्म हुआ है, 6 विभाग ऐसे रहे जहां ट्रांसफर हो ही नहीं पाए। इसलिए नहीं हो पाए कि जो प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव है उसके और मंत्री के बीच में ठनी हुई है एक विभाग में। तो यहां तक आ गया कि मतलब खबरें ये आई कि भरी बंद कमरे में हाथापाई की नौबत आ गई। तो अधिकारियों को ताकत कहां से मिल रही है कि वो राजनेताओं को घुटने पे ला दे रहे हैं? आप देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी वाकया हुआ है 2 दिन पहले, और वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। कुशीनगर जिले के सीएमओ लखनऊ आए, बहुत खराब स्थिति उनकी हो गई थी, स्वास्थ्य बिगड़ा अचानक, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
दवाइयाँ नहीं मौजूद थी जो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, और वहाँ काफ़ी चर्चा इस बात की है कि सीएमओ साहब खुद, और उनको लाना पड़ा लखनऊ एम्बुलेंस से, और वहाँ भी वो बच नहीं पाए, दिवंगत हो गए। तो जब ये बात आई तो फिर वो स्वास्थ्य विभाग का वो बवाल शुरू हो गया, वापस सतह पे आ गया, जहाँ पर बात ये हो रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब जाते हैं औचक निरीक्षण करने और तमाम ऑर्डर करते हैं सस्पेंशंस के या और होता कुछ नहीं। तो चर्चा ये भी है कि वहाँ के जो एसीएस हैं वो अपने मंत्री की बात नहीं सुनते। आप बताइए, 8 विभाग ऐसे, 6 ऐसे विभाग जहां पे ट्रांसफर सीजन खत्म हो गया, ट्रांसफर नहीं हुए। ये सामान्य बात नहीं है। ये कर्मचारियों और अधिकारियों का एक अवसर होता है कि भाई उनका समय हो गया तो वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से तबादले किए जाते हैं। अब तबादलों का आलम ये है कि आप कर्मचारियों के तो छोड़ दीजिए, स्थिति ये है कि प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव कई ऐसे हैं जो 7-8 साल से एक ही पद पर, एक ही विभाग में जमे हुए हैं। तो कौन ये ताकत दे रहा है? विभाग का मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। तो लोकशाही के भीतर, जनतंत्र के भीतर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो विभाग की नीतियां बनाने या नीतिगत फैसले लेने के लिए निर्धारित है, अगर वो अपने मातहत अधिकारी के सामने उसकी कुछ नहीं चल रही है, तो ये एक विभाग का सवाल नहीं है, ए के शर्मा का सवाल नहीं है, या ब्रजेश पाठक का सवाल नहीं है। ये ढेर सारे विभागों की यही कहानी है। जो कानपुर वाली घटना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये बहुत छोटी बात नहीं है। देखिए, ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार होने की जो बात लगातार उठ रही है, तमाम ब्राह्मण नेताओं की तरफ से उठ रही है, ब्राह्मण महासभा की तरफ से उठ रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की एक मंत्री अगर ये कहने लगे, और उनके पति जो खुद एक राजनेता है, उनकी बड़ी तू मैं भी हो गई, तो कुल मिला के है क्या? ये सारी घटनाएं जो हैं वो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन की शक्ति एक जगह केंद्रित है, और जब एक जगह केंद्रित है तो वहां से अभयदान पाए हुए लोग फिर किसी की क्यों सुनेंगे? विधायक तो बहुत दूर की बात हो गई, विधायकों का रोना तो रोज सुनते हैं हम लोग, लेकिन मंत्री रोने लगे, इतने वरिष्ठ मंत्री रोने लगे। तो ये तो विपक्ष को, और ये तो तमाम उदाहरण जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो विपक्ष को बैठे बिठाए मौका देने वाली बात भी तो है कि सरकार के ऊपर ऐसे ही हमलावर हैं अखिलेश यादव, और जब ये सरकार के अंदर की ये खटपट नजर आती है तो उन्हें तो बैठे बिठाए मौका मिलता है। तो जब यही बात होती है ना नीरज जी, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के भीतर भी सहजता नहीं है। भाई देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान तो आप तब देखेंगे ना जब आप अपनी सत्ता से को सुरक्षित करना चाहते होंगे या उसको समर्थन दे रहे हैं। जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये हमारी सत्ता नाम की है और हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो फिर वो विद्रोह होता है, बहाने कोई भी हो, और वोकल हो जाता है, सतह पे आ जाता है, लोगों के बीच में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पार्टी या पार्टी का विधानमंडल दल संतुष्ट है अपनी सरकार से? ये बहुत बड़ा इशारा होता है। ये बिल्कुल ये है बड़ा सवाल। चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला एक और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, जो स्कूलों के मर्जर का मुद्दा है। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशालाएं खोल रहे हैं, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर की तरह। तो पाठशालाओं में तो सबके बच्चे पढ़ते हैं, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यहां भी सिर्फ पीडीए की धार चमका रही है, क्यों? देखिए, अखिलेश यादव ये जो पाठशाला लगा रहे हैं ना, देखिए इस पे अगर आप ध्यान दीजिए तो एक बड़ा जैसे ही ये मर्जर की बात आई थी, डिंपल यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने जिले के बीएसए को, और उसमें उन्होंने ये पूछ लिया था कि जो बच्चे इन स्कूलों में जा रहे हैं उनके
उनका डिटेल दे दे जो स्कूल बंद हो रहे हैं और किस जाति के कितने बच्चे उसमें शामिल हैं। तो राजनीति पीडीए की तो वहां से शुरू हो गई थी और जाहिर सी बात है कि पीडीए को लामबंद करने का कोई मौका अखिलेश और समाजवादी पार्टी छोड़ नहीं रही है। अब ये पीडीए पाठशाला जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये जो बच्चे वहां बैठे हुए हैं उनमें से कौन किस जाति का है, लेकिन ब्रांडिंग के लिए पीडीए इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी सच बात है कि ज्यादातर जगहों पर, मैं अभी अपने कुछ जानकार लोगों से बात कर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था, तो उनका भी ये कहना था कि भाई जो गांव के मजबूत लोग होते हैं उनके बच्चे तो आते नहीं हैं, वो तो पहले ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं वो मिड डे मील की सुविधा की बात कर लें या पढ़ाई हो जाती है मुफ्त में और उसके बाद फिर ड्रेस भी मिल जाता है, ये हो जाता है, तो वो एक जो विकल्पहीनता वाली स्थिति में जो लोग हैं वही हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर वो समाज जो है वो पिछड़ा दलित समाज रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये भी सच बात है कि ऐसा भी नहीं है कि क्या वहाँ सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो पीडीए एक सिंबलाइजेशन है इस पॉलिटिकल दौर में। और ये मुझे तो नहीं लगता है कि जब ये सही बात है कि जब स्कूल मर्ज किया जा रहा होगा तो उसमें जाति नहीं देखी जा रही होगी। मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं तो वो 50 नहीं पढ़ेंगे, उनका नाम दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर पीडीए पाठशाला लग रही है तो भी शायद ये बड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है कि उसमें छांट के उन पीडीए के बच्चों को बैठाया जाए और बाकी बच्चों से कहा जाए कि तुम पीडीए नहीं हो तो तुम मत आओ। हालांकि ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये एक ध्यानाकर्षण कराने का एक प्रश्न है, लेकिन राजनीति है। नहीं, बिल्कुल वो जो सिंबल है कि प्रतीकात्मक तौर पर अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि वो पीडीए जिसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो कहते हैं उसके सबसे बड़े जो खैर ख्वाह हैं वो अखिलेश यादव ही हैं। वो बार बार अखिलेश यादव इस बात को कोई भी चीज़ हो उसके ज़रिए अंडरलाइन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी एक और खबर पिछले कुछ दिनों में सुर्खी बनी रही उत्कर्ष जी, वो थी कि वो दिल्ली में एक मस्जिद में चले गए अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, और उसके बाद बवाल मच गया। और हमने देखा कि कुछ मुस्लिम समाज के मौलाना भी अखिलेश यादव पर फायर हो गए, कुछ ने तो बहुत आपत्तिजनक बातें भी डिम्पल यादव के बारे में कर दी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बवाल मचा, क्या अखिलेश यादव इसमें फंसते हुए नजर आते हैं क्या आपको? देखिए, ये बवाल मचा इसको 3-4 दिन हो गए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मौलाना राशिद जो जिन्होंने बहुत गंदी टिप्पणी की थी, उनके साथ भी 2-3 घटनाएं हुई। एक तो उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। और दूसरा ये है कि तमाम बड़े मुस्लिम लीडर्स ने जो धर्मगुरु हैं उन्होंने उनकी निंदा की और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने, और इस मौलाना के खिलाफ 4 FIR मेरी जानकारी में अभी तक हो चुकी हैं। लेकिन अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मुंह नहीं खोला। डिम्पल यादव से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि जब एनडीए के सांसद संसद के बाहर इस पर प्रदर्शन कर रहे थे इस मसले पे, तो उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि ये मणिपुर की उस महिला के लिए भी यहाँ खड़े नजर आते। अखिलेश यादव से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम संविधान हम संसद में जो कपड़ा पहन के जाते हैं वही पहन के हम जाते हैं। तो वो अपना फर्म भी थे। लेकिन एक तीसरी लाइन पार्टी के भीतर से चल रही है। वो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से मौलाना का बयान आया और जिस तरह से तुरंत आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ मुखर हो गए, एनडीए के सांसदों ने धरना कर दिया और हिंदू महासभा और करणी सेना ने FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी और लगातार इसके ऊपर बातें होने लगी। तमाम भाजपा के सांसद इसके ऊपर बोलने लगे। तो ये एक ट्रैप और सवाल एक ही है, हर जगह से एक ही सवाल आ रहा है, क्या मुस्लिम वोटों की वजह से के बिखरने की वजह से अखिलेश यादव ने मुंह बंद कर रखा है?
जबकि वास्तविकता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा आलोचना कर रहे हैं मौलाना की इधर हालिया दिनों में, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बयान देखे जाए। तो वो लाइन जो चल रही है, मुझे नहीं मालूम है कि उसके भीतर क्या सच्चाई है, लेकिन वो जो लाइन पार्टी का एक धड़ा कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये एक ट्रैप था बीजेपी की तरफ से मुस्लिम समाज को लेकर के अखिलेश यादव को फिक्स करने का, कि अगर वो रिएक्ट करते हैं तो उसका दूसरा एंगल निकले, और इसीलिए प्रोवोकेशन चल रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव चुप हैं। हालांकि दूसरी लाइन ये हो रही है कि भाई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अगर अपनी पत्नी के अपमान पर चुप रहेंगे तो दूसरों की बहन बेटियों को का अपमान होगा तो कैसे बोलेंगे। तो ये एक बात सिर्फ एक मौलाना के टिप्पणी की नहीं होके, ये जिस तरह से सत्ता पक्ष इसके भीतर अचानक कूद पड़ा खैरख्वाह बन के, उसने वो संदेह पैदा कर दिया कि क्या ये वाकई एक ट्रैप था, क्या इसके आगे इसके लाइन पर दूसरी पॉलिटिकल लाइन खींची जाने वाली थी। तो ये है उस पूरे गेम का कॉम्प्लिकेशन, और उस कॉम्प्लिकेशन के भीतर फिलहाल तक अखिलेश यादव, और मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कल मुझे फोन करके कहा कि मैं एफआईआर लिखाने जा रहा हूं इसके ऊपर। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि मैं अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ भी एफआईआर लिखाने जा रहा हूं क्योंकि उसने भी बदतमीजी की है। तो राजनीतिक जब हो जाती है बात तो इसी तरह से चलती है। बिल्कुल। एक जाने से पहले एक सवाल और आपसे कि पिछले दिनों ब्रिजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, काफ़ी सुर्खियों में रही वो मुलाकात, उस पर हमने चर्चा भी की थी आपके साथ। उसके बाद एक ये घटनाक्रम हुआ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे योगी आदित्यनाथ से मिले। क्या कुछ चल रहा है, कुछ कोई खेल चल रहा है, कोई और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है इसमें? देखिए, उसके बाद उस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण के बयान रोज आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आजकल सोशल मीडिया पे उनका काफी एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आप उनको देख पाएंगे कि छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे उनके इंटरव्यूज लगातार चल रहे हैं, और वो ठीक है, उनकी फॉलोइंग भी है, इसलिए वो है भी, वोकल भी है, कोई चीज छुपाते नहीं, मन में रखते नहीं। लेकिन उन्होंने जब मुलाकात हुई और दूसरे दिन ये सवाल होने लगा कि क्या ब्रजभूषण झुक गए, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया अगले ही दिन कि मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं गया। और उसके बाद फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पुरानी लाइन अभी बदली नहीं है। हाँ, एक डेवलपमेंट हुआ है, गोंडा के जिलाधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया कल रात में। अच्छा। और गोंडा की डीएम जो थी उनको ब्रजभूषण सिंह उनसे बहुत संतुष्ट नहीं थे, बल्कि एक दो बार तो वो कुछ दिन पहले सार्वजनिक रूप से उन्होंने डीएम की आलोचना भी कर दी थी और थोड़ा अपने टोन में चेतावनी भी दे दी थी। तो ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसको लेकर, क्योंकि वो जिलाधिकारी भी जो थी वो भी माना जाता रहा है कि वो उनकी पोस्टिंग अच्छी उनको अभी तक मिलती रही है, तो यानी कि मुख्यमंत्री के गुड बुक पे थी। तो ये एक डेवलपमेंट है जो ये बता रहा है कि शायद ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं और चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं। वो जो एक बिल्कुल प्रतिरोध की स्थिति दिखाई दे रही थी मुख्यमंत्री बनाम ब्रजभूषण सिंह में, हो सकता है इल्यूजन हो, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं परसों यानी रविवार को गोंडा जिले में था। अच्छा। और वहां पर के देहात इलाकों में अभी भी इस बात को लेकर चर्चा है कि नेता गए और उन्होंने जो है सब ठीक कर दिया। तो वो क्या ठीक हुआ है क्या नहीं ठीक हुआ है वो तो आएगा अभी कुछ दिन बाद सामने। बिल्कुल, हमारी नज़र बनी रहेगी। और आपने ये खबर तो बता ही दी कि अब वो डायरेक्टली इससे जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है कि डीएम का तबादला गोंडा जिले के हो गया है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के अभी कई राज खुलने और भी बाकी हैं जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने और तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं पर अपना नज़रिया बताने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।